अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हमने लेक्चर नंबर 18 से स्टार्ट लेना है और मिड का जो सारे का सारा बाकी रहता है रिमेनिंग टॉपिक्स वो सारे कवर करने हैं। तो लेक्चर नंबर 18 में हमारा वही 17 वाले टॉपिक्स आ जाते हैं जिनमें हमने पढ़ा था साइज़ और पोजीशनिंग, इनको किस तरह हम साइज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पैडिंग आ जाती है, मार्जिन आ जाता है, अलाइनमेंट्स आ जाती हैं, लेफ़्ट राइट जो होती हैं, हाइट वेट इनकी आ जाती है। ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया था। आगे हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी और आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है वो। तो इसमें हमारे पास जो शेप्स दी गई हैं, एक है लेआउट ट्रांसफॉर्म और दूसरी है रेंडर ट्रांसफॉर्म। रेंडर बेसिकली होता है कि किसी एक पॉइंट के गिर्द हमने घूमना होता है। एक पॉइंट हमने डिफ़ाइन कर लिया होता है और उसी पॉइंट के अगेंस्ट या उसी पॉइंट के अंदर हमने क्या करना होता है, चक्कर लगाने होते हैं। जबकि जो हमारी लेआउट ट्रांसफॉर्म है, लेआउट वो किसी भी शेप को हम सजेस्ट कर लेते हैं कि इसको हमने ट्रांसफॉर्म करवाना है, यानी बड़ा छोटा करवाना है या उसके एंगल्स को रोटेट करवाना है। जो हमारी होती है रेंडर, रेंडर होता है किसी एक पॉइंट के गिर्द हमने उसको रोटेट करवाना है। अब इन दोनों का फ़र्क वो देखें, वो कहते हैं कि वन इज़ अप्लाइड बिफोर रेंडरिंग एंड वन इज़ आफ्टर। जो हमारी रेंडर होती है वो किसी पॉइंट को बनाने के बाद रेंडर करवाते हैं हम, जबकि जो हमारी लेआउट होती है वो किसी एक पॉइंट के गिर्द तो हरकत नहीं करती, इसलिए उसका एंगल हम कोई भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो बटन है, ये बटन 1 और बटन 2 और बटन 3, जब हमने बटन 2 को रोटेट करवाया तो ऊपर वाले बटन्स की जो हमारी मार्जिन है वो ऊपर होता चला गया, यानी ये बटन अपना साइज़ खुद डिफ़ाइन कर रहा है यहाँ पे कि मुझे इतनी स्पेस चाहिए। जबकि यहाँ पे जब हमने रेंडर करवाया है तो ये बटन अपनी जगह पे स्टक हुए पड़े हैं, तो ये रेंडर हो रहा है अपने पॉइंट के गिर्द, यानी उन दोनों बटन्स को कोई तब्दीली नहीं आ रही उनकी हाइट वेट्स में। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है, जो रेंडर होती है वो किसी एक पॉइंट के गिर्द हम हरकत करते हैं। यहाँ पे देखें तो हमने ये लेफ़्ट मोस्ट पॉइंट से हमने इसको रेंडर करवाया है, यानी नीचे कर दिया है, फिर हमने यहाँ से भी ऐसे किया है, फिर यहाँ से राइट मोस्ट पॉइंट से ऊपर कर दिया हमने, उसको 45 डिग्री रोटेट करवा दिया। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई है, यहाँ पे 0 0 रेंडर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंडरिंग आ गई। हमारे पास जो बिल्ट इन ट्रांसफार्म होता है, ट्रांसफार्म बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफार्म होता है एक शेप को बिगाड़ना। ठीक है, कि हमने उसके ट्रांसफॉर्मेशन ही तब्दील करना है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में। उसमें हमारे पास आ जाती है रोटेट ट्रांसफार्म, स्केल ट्रांसफार्म, स्क्यू ट्रांसफार्म, ट्रांसलेट ट्रांसफार्म, मैट्रिक्स ट्रांसफार्म। ये अपने उसकी टाइप्स हैं ट्रांसफार्म की जो हमारे पास बिल्ट इन है। ठीक है, ये सब ट्रांसफार्म आपने CS 602 में भी पढ़ी हुई है। वहाँ पे यूजुअली जो फर्स्ट असाइनमेंट हमारी आती है या इवन सेकंड और थर्ड असाइनमेंट भी हमारा यही होता है कि हमने कोई पॉलीगॉन की शेप बनानी होती है, बाद में हमने उसको स्केल अराउंड एक्स एक्सिस करना होता है या उसको रोटेट करवाना होता है। ठीक है, तो उसका भी यही हिस्सा है। तो जो रोटेट ट्रांसफार्म होती है उसमें हमारे पास जो यूज़ होता है सेंटर एक्स, सेंटर वाई और एंगल हमारे पास यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं सब की वैल्यूज़ 0 होती हैं, चाहे वो रोटेट ट्रांसफार में हो, स्केल ट्रांसफार में हो या स्क्यू ट्रांसफार में हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एक्स या वाई या एंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 0 होती हैं, ये MCQs में आता है। ठीक है, और जो लेआउट ट्रांसफार्म है उसमें जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है वो यूज़लेस है, क्योंकि हम सेंटर वाले पॉइंट को कोई भी हम छेड़ते ही नहीं है। क्योंकि लेआउट ट्रांसफार्म में क्या होता है, उसमें हम कोई भी पॉइंट लगाते ही नहीं है कि जिस पॉइंट के गिर्द हरकत करे, बस उसको एंगल दे देते हैं, वो खुद ब खुद उस एंगल पे कन्वर्ट हो जाता है। जबकि हमारे पास जो रेंडर ट्रांसफार्म है उसमें हमारा जो सेंटर है या कोई भी पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उस पॉइंट के गिर्द उसको क्या करवाना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवानी होती है या हरकत करवानी होती है। इसी तरह हमारे पास फिर आ जाता है स्केल ट्रांसफ़र। स्केल का क्या मतलब होता है, स्केल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह एक चीज़ की स्केल कर दो, यानी उसको बढ़ा दो या उसको घटा दो। जिस तरह ये हमारे पास बटन है, अब इसकी जब हम स्केलिंग करेंगे तो ये वाला बटन हमारा क्या होगा, अगर इसके स्केलिंग को हम इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बटन बन जाएगा। या फिर इसकी हम क्या कर देंगे, पैडिंग
इसकी इंक्रीज़ कर देंगे तो ये भी इसकी स्केलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको आप फिल कर लें तो ये इसकी स्केलिंग में आ जाएगा बटन। तो ये हमारे पास उसके पास एंगल होते हैं, स्केल एक्स, स्केल वाई, सेंटर एक्स, सेंटर वाई। ये एंगल्स या इनके जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने स्केलिंग की भी हुई है कि यहाँ पे ये बिल्ट इन बटन हमारे पास मिल जाता है। जब हम उसकी लॉन्ग एक्स एक्सेस स्केलिंग करते हैं तो इस तरह हो जाता है, एक्स और वाई की स्केलिंग करते हैं तो इस तरह हो जाता है, जब हम वाई की स्केलिंग करते हैं तो इस तरह। देखिए एक्स एक्सेस जो होता है हमारा वो इस तरह नीचे झुका हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। ठीक है, और जो हमारे पास वाई एक्सेस होता है वो वर्टिकल में होता है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों की भी कर सकते हैं हम, एक्स एक्सेस भी कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि स्केलिंग होती किस तरह है। बाकी वो जो पेपर में होगा ना वो आपको ये कोडिंग नहीं कहेंगे, वो बस देखना चाहेंगे कि आपको कितना पता है कि अगर रोटेशन में हम चले जाएं तो रोटेट किस तरह करवा सकते हैं, और अगर हम स्केलिंग में चले जाएं तो स्केल किस तरह करवा सकते हैं। देखो हम रोटेट करवाते हैं किसी बटन के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को रोटेट करवाते हैं, यानी जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है हम उसको रोटेट करवाते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल हम उस बटन की हाइट और विड्थ को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच एंड स्केल ट्रांसफार्म ओनली इफेक्ट एफ मोर देन स्ट्रेच। अच्छा, पैडिंग जो होती है इसमें जो हमारी स्केल ट्रांसफार्म होती है उसमें बेसिकली ये देखें इसकी पैडिंग हुई पड़ी है। पैडिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसके जो अंदर वाला हिस्सा है उसको अगर हम बढ़ा दें या कम कर दें तो वो पैडिंग में आ जाता है, जबकि मार्जिन जो होता है उसके बाहर वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हमारी जो पैडिंग है वो इफेक्टेबल होती है, और जो मार्जिन होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मार्जिन जो होता है वो बाहर वाला हिस्सा होता है। अब हम इसकी स्केलिंग कर दें, ये हमारे पास जो पेज है, जब इसको माइनस माइनस करते हैं तो ये स्केल इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। जब इसको प्लस प्लस करते हैं तो इसका क्या होता है, तो इसकी पैडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो मार्जिन है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये ब्राउज़र का, ये कुछ भी इस पर अमल नहीं करता। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। ये आपने क्विज़ नंबर 2 किया हो तो क्विज़ नंबर 2 में मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो यही थे कि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो सबकी प्रॉपर्टीज़ ज़ीरो ही होती हैं। आप स्क्यू ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएँ तो स्क्यू सिमेट्रिक जिस तरह हमने पढ़ा था ये उस तरह ही है। ठीक है, तो इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो ही होती है। इसके बाद मैट्रिक्स ट्रांसफार्म आ गई या ट्रांसलेट ट्रांसफार्म आ गई। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक जिस तरह हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या ट्रांसलेट पढ़ते हैं ये भी उसी तरह ही है। तो इनकी जो ज़्यादातर होते हैं वैल्यूज़ को वो देखते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं, लेकिन जो इनकी वैल्यूज़ में फ़र्क है वो ये है कि किसी में हमारे पास सेंटर एक्स सेंटर वाई यूज़ होता है और किसी में हमारे पास क्या होता है, एंगल यूज़ होता है। एंगल हमारा कहाँ पे यूज़ होगा, जब हमने किसी को रोटेट करवाना होगा उसके एंगल के अबव। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक में हो रहा है ये हमारा एंगल ही यूज़ हो रहा है, इसको हमने एंगलिंग की है। ठीक है, स्केलिंग में क्या होगा कि हम उस बटन को छेड़ रहे होंगे, जबकि एंगल हमारा 3D शेप्स में चला जाता है। इस तरह हम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स इस तरह हम बना सकते हैं। और हाँ, बाद में हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास जो बिल्ट इन पैनल सिस्टम होता है वो कितनी किस्म के होते हैं। हमारे पास 5 किस्म के बिल्ट इन पैनल सिस्टम होते हैं, जिसमें विंडोज़ डॉट कंट्रोल्स हो गया, कैनवस हो गया, स्टैक पैनल हो गया, रैप पैनल हो गया, डॉग पैनल हो गया और ग्रिड हो गया। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो स्टैक पैनल होता है और ग्रिड होता है। जब भी हम विजुअल स्टूडियो में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो कोडिंग आती है उसमें जो पैनल बना होता है वो ग्रिड बना होता है। ठीक है, अब जो मोस्टली हमारे पास विजुअल स्टूडियो में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब कोई भी XAML का कोड लिखते हैं तो उसमें हमारा जो बिल्ट इन पैनल बना होता है वो ग्रिड में होता है। फिर हम उस ग्रिड के अंदर ये स्टैक पैनल यूज़ करते हैं। अगर हमने कैनवस बनाना हो तो हम कैनवस भी यूज़ करते हैं। ये ग्रिड, डॉग पैनल, रैप पैनल, कैनवस या ये जो स्टैक पैनल है ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये हम एक एरिया डिक्लेयर करवा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ग्रिड बनाऊँ तो ये इस तरह हमारे पास डब्बा बन जाता है कि जो भी हमने कोडिंग करनी है वो इसी ग्रिड के अंदर हमने कोडिंग करनी है। हमारी वेबसाइट जितनी भी होगी या हमारा पेज होगा वो इसी वेबसाइट के अंदर होगा। स्टैक पैनल भी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसी पैनल के अंदर हमारा जो काम होगा वो यूज़ होगा, इसके अबव या इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमसे हो जाता है कि हाइट और विड्थ हमारी जो होती है वो विंडो से भी बढ़ के चली जाती है। ठीक है,
लेकिन जो हम अगर बढ़ा भी दें हाइट और विड्थ, वो इसी पैनल के अंदर रहेगा, कैनवास के अंदर, वो इस कैनवास से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, यानी उसका एरिया डिक्लेयर करवा देते हैं कि इस एरिया के अंदर हमने काम करना है। जिस तरह हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, हमारी जो ज़मीन होती है उसमें हम अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, घर के बाहर वाला हिस्सा तामीर करते हैं, यानी जो हमारे मकान की बाहर वाली दीवारें होती हैं वो हम तामीर करते हैं कि हमने जो मकान बनाना है इन्हीं दीवारों के अंदर हमने बनाना है। तो ये डॉग पैनल, ग्रिड, कैनवास, ये भी आप वही बाहर वाली दीवारें समझ लें कि हमने जो भी चीज़ करनी है अपनी प्रॉपर्टी में, यानी अपने घर के अंदर ही करना है। ठीक है, कैनवस जो हमारा है वो बेसिक है। सबसे पहले जो जैमल जब लैंग्वेज हमारे पास आई थी, या ये सी शार्प में प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए थे, जैमल और सी शार्प के, तो उसमें हमारे पास कैनवस यूज़ होता था। ठीक है, तो अब तो हमारे पास मोस्टली ग्रिड ही यूज़ होता है। कैनवस भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैनवस कब हम यूज़ करते हैं, जब हमने छोटी छोटी एप्लीकेशन बनानी हो जिसमें हमारी ये कलरिंग स्कीम ज़्यादा यूज़ होती है, वहाँ पे हम कैनवस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम होती हैं, और इसका जो ऑफसेट होता है वो टॉप लेफ़्ट में होता है। ठीक है, तो ये दोनों एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ये हमारे पास कैनवस बना हुआ है, देखें, एक हमने पूरा एरिया कैनवस का डिक्लेयर करवा दिया और उसी कैनवस के अंदर हम ये सब काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये स्टैक पैनल आ गया। स्टैक पैनल क्या करता है, स्टैक देखें बेसिकली एक लाइन की तरह ही होती है। जिस तरह हमें अरेज वाला टॉपिक पढ़ा था, तो स्टैक भी इसी तरह अरेज ही होती हैं एक तरह से, जिस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, कि उसमें हम एक एरिया डिक्लेयर करवा देते हैं। हर स्टैक को एक कॉलम टाइप बना होता है और उसी कॉलम के अंदर हमने कुछ भी चीज़ें बनानी होती हैं। रैप पैनल भी इसी तरह होता है। रैप पैनल स्टैक पैनल से छोटा होता है, इनकी हाइट और विड्थ। बाकी ये हम चेंज कर सकते हैं इनकी हाइट और विड्थ। ठीक है, इनमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो मिन हाइट की होती हैं, मिन विड्थ की होती हैं, मैक्स हाइट की होती हैं, मैक्स विड्थ की होती हैं। मिन हाइट का मतलब होता है कि इस हाइट से मिनिमम हमने कुछ काम नहीं करना, या इस हाइट से मिनिमम अगर किसी डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे ये नहीं चल सकती। ठीक है, तो मैक्स हाइट भी यही है कि अगर इसकी मैक्स हाइट इतनी है, यानी अगर कोई हमारा ये जो एरिया है या कंप्यूटर है, इसकी हाइट अगर उसकी मैक्स हाइट जितनी है, तो ये सारे के सारे पिक्सल उसमें यूज़ होंगे, नहीं तो वो फिर बाइट कन्वर्ट करेगा उसके। ये हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था। लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है डॉग पैनल। ये डॉग पैनल हर बार आता है एमसीक्यूज़ में। ठीक है, कि इसकी अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कितनी होती हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट फील्ड चाइल्ड होता है वो क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ भी वही हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ये देखिए, ये हमारे पास डॉग पैनल बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये डॉग पैनल कब यूज़ होता है, जब हम कोई रियल टाइम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऊपर टॉप में हम मेन्यू ले लेते हैं, ये हमारे लेफ़्ट और राइट में साइड बार आ जाते हैं। ठीक है, बॉटम में हम अपना फिर और एक मेन्यू ले लेते हैं या फिर फुटर ले लेते हैं, फिर ये बॉडी का हिस्सा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो डॉग पैनल हम वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डार्क पैनल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने देख लेनी है। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रिड। ग्रिड इज़ द मोस्ट वर्सटाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे वीएस कोड में जो भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ये हमें ग्रिड मिलता है। ठीक है, तो यू अरेंज थिंग्स इन मल्टी रो मल्टी कॉलम लाइक अ टेबल इन HTML। तो ग्रिड में हम रोज़ कॉलम में काम कर सकते हैं, हम जितनी भी रोज़ बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। असल में जो हमारा ग्रिड है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास इसलिए यूज़ होता है क्योंकि यूज़र जो भी चीज़ बनाना चाहता है वो इसमें बन सकती है। अब देखें, ये हमारा एक डॉग पैनल है। इसमें अगर हम ये लेफ़्ट वाली साइड पे कुछ टेबल बनाना चाहें जिसकी विड्थ इससे ज़्यादा हो, तो वो टेबल हमारी यहाँ पे सही नहीं बन सकेगी। इसको हम अपनी तरह से मिनिमाइज़ नहीं कर सकते या मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते। इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो उतनी ही रहती हैं। जबकि जो ग्रिड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे यूज़र बनाना चाहता है, ठीक है, वैसे ही बनता है। अब देख लें, यहाँ पे उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और सेट कर दी, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और सेट कर दी, इसकी कुछ और सेट कर दी। बेसिकली सारा ये ग्रिड में लिया है।
अब उसने यहाँ पे एक टेबल वाले एटम्स या ऑनलाइन आर्टिकल वाले एटम्स लिए हैं, यहाँ पे उसने रोज़ डाल दिया है इसमें। अगर इसको यहाँ पे नीचे उसने एक्सपेंड किया हुआ है तो ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ये रोज़ हैं उसमें। ठीक है, तो ग्रिड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसमें मल्टी डिमेंशनल काम भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कुछ ऑप्शन वगैरह चूज़ करने होते हैं, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो वाला हिस्सा हमारा एक्सपैंड हो जाता है, तो ये भी उसी तरह काम करता है। इसलिए मोस्टली हमारे पास जो होता है वो ग्रिड यूज़ होता है। तो इसमें एक और चीज़ है, रो एंड कॉलम अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रिड की। ठीक है, बाकियों की क्या है अटैच्ड प्रॉपर्टीज़, वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट हैं। और इसकी क्या है, इसकी अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं रोज़ एंड कॉलम्स, और जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0 0। ये वही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आर्टिकल में हम हाइट विड्थ को अपनी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ऑटो कर सकते हैं, तो वो उनकी जो साइजिंग होगी वो ग्रिड खुद ही कर लेगा। ये देखें, अब उसी ग्रिड को हमने क्या किया, उसकी हाइट और विड्थ चेंज कर ली। ये जो HTML में वेबसाइट बनाते हैं, HTML और CSS में, उनको ये ग्रिड का ज़्यादा समझ होगा, क्योंकि हम उसमें भी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं वो ग्रिड में ही बनाते हैं। ठीक है, ये देखें हमने ये ग्रिड को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, यानी उसकी अलग अलग रोज़ और अलग अलग कॉलम कर दिए। किसी रोज़ को हमने ज़्यादा विड्थ दे दी, किसी कॉलम को हमने ज़्यादा हाइट दे दी, विड्थ दे दी। ठीक है, तो इनके जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होती है वो राइट होती है, और वर्टिकल अलाइनमेंट जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में होती है वो स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्ट्रेच प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि एक जो चीज़ हमने बनाई है वो पूरे एरिया को कवर कर ले। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है, तो स्ट्रेच प्रॉपर्टी क्या होगी कि यहाँ से बटन हम बनाएंगे जो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेच हुआ पड़ा होगा यहाँ तक। सही है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्ट्रेच प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। वो स्ट्रेच कर देता है, यानी पूरी की पूरी विंडो हमें उसमें मिलती है बटन में। लेक्चर नंबर 20 है, ये वही एग्जांपल ली हुई है उन्होंने कि ग्रिड के अंदर हम किस तरह काम कर सकते हैं। किसी की हाइट को हम चेंज कर सकते हैं, किसी की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं, ग्रिड स्प्लिट कर सकते हैं, यानी हम मल्टी ग्रिडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये कोडिंग पे आपने यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पे जो होती है ना थ्योरी, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत ही अहम है। कंटेंट ओवरफ्लो हमारे पास क्या होता है, कंटेंट ये इस तरह आपने देखा है कि इसमें ये ओके का बटन है वो ओवरफ्लो कर जाए, यानी बटन की हाइट कुछ और है लेकिन उसमें जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और कर दिया हमने, तो ये उसका क्या हमारा क्या बन गया, कंटेंट ओवरफ्लो, यानी उसमें ओवरफ्लो कर दिया। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो क्लिपिंग होगी, स्क्रोलिंग होगी, स्केलिंग होगी, रैपिंग होगी एंड ट्रिमिंग होगी। क्लिपिंग जिसमें हम कुछ चीज़ को क्रॉप कर देते हैं जैसे, तो उसका मतलब होता है क्लिप कर देना। ठीक है, ये 602 का टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, CS 602 का, उसमें भी हमारा क्लिपिंग वाला टॉपिक आ जाता है। क्लिपिंग का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ को हमने क्रॉप कर दिया, कि एक बड़ी शेप है हमारे पास और उस शेप से हमने छोटी छोटी शेप्स को क्लिप कर दिया। फिर हमारे पास स्क्रोलिंग आ जाता है। स्क्रोलिंग क्या होता है, बेसिकली हम कभी कभी हमारे पास होता है कि हमारी जो, अब देख लें यहाँ से हमारी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्क्रोलिंग वाली लाइन आ गई कि इसकी आपके पास क्या है, विड्थ ज़्यादा है, तो आप यहाँ से क्या कर लें, स्क्रॉल कर लें सारे पेज को देखने के लिए। तो कभी कभी हमारे एटम्स भी इस तरह स्क्रॉल करने पड़ते हैं कि उसमें विड्थ हमारी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इस तरह हमारे पास स्केलिंग होगी, स्केलिंग वही है कि हम उसको स्केल कर देते हैं, यानी बड़ा या छोटा कर देते हैं। फिर रैपिंग आ गई। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग का मतलब है उसको कट कर देना, हम उसको कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बेसिकली यहाँ से ट्रिम हुआ पड़ा है, हमने इसको कट कर दिया है। और इसका क्या है यहाँ पे, ये क्लिप टू बाउंड्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से हमने उसको स्केल कर दिया, यानी पूरे का पूरा हमने यहाँ पे दिखा दिया उसको। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं
स्क्रॉलिंग के लिए हमारे पास जो होते हैं सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट कंट्रोल्स डॉट स्क्रॉल व्यूअर्स, ठीक है, ये वाली आपने याद रखनी है। ये लास्ट वाले टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इनकी थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है। कोडिंग जो है ये सारी एग्जांपल में आ जाती है। ये डेकोरेटर वाली क्लास जिसको बॉर्डर भी हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो होती है सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट कंट्रोल डॉट व्यू बॉक्स, ये MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेचिंग में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्रॉप कब होती हैं या डिफ़ॉल्ट में कहाँ पे होती हैं या कैसी होती हैं। तो जो यूनिफॉर्म टू फिल ये हमारे पास बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ होती है जो क्रॉप के लिए इस्तेमाल होती है, और डायरेक्शन के लिए हमारे पास होती है कि हमने उसको एंगल देना होता है और आगे हमने क्या करवाना होता है कि एंगल हमने उसको अप करवाना है, डाउन करवाना है, या अप एंड डाउन बोथ करवाना है। ठीक है, ये ग्रिड में हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है। ये लेक्चर 21 में हमारे पास है हैंडलर। ये फिर से उन्होंने बैक वाले टॉपिक पे चले गए हैं। हैंडलर कब यूज़ होते हैं? जब भी हम कोई इवेंट बना रहे होते हैं वहाँ पे हमारे पास इवेंट हैंडलर यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है ऐड हैंडलर, रिमूव हैंडलर। ऐड हैंडलर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी इवेंट पे कुछ मूवमेंट करवानी हो, वहाँ पे हम एक हैंडलर डिक्लेयर करवा देते हैं। रेज इवेंट हमारे पास आ जाता है, जिस तरह नोटिफिकेशन टाइप यहाँ से हमारे पास एक ऊपर से विंडोज और आ जाती है, जैसे हम अलाउ या करते हैं जी डिनाई, ठीक है, किसी वेबसाइट में अलाउ और डिनाई यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, तो वो हमारे पास रेज इवेंट हो गया। ठीक है, और ये हम यूआई एलिमेंट हमारे पास बटन्स वगैरह हो जाते हैं जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, उन पे भी हम सेट कर सकते हैं ये इवेंट। ठीक है, हमारे पास एक इवेंट होता है बबलिंग का। बबल में क्या करता है, जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं या माउस को हावर पे ले जाते हैं तो वो एक्सपेंड होने लगता है, यानी बड़ा होने लगता है इस तरह। ठीक है, ये बबलिंग में आ जाता है। ठीक है, तो वो बटन बड़ा या छोटा होने लगता है, ये हमारे पास बबलिंग में आ जाता है। तो ये वही हैं कि हमारे पास कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो राउटेड इवेंट्स हैं उनमें हम पैरामीटर्स पे भी इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जो इवेंट आर्ग है उसके आगे हम ई लगा देते हैं, यानी इस इवेंट पे आर्गूमेंट या कोई हम आप समझ लें कि कोई इवेंट हैंडलर यूज़ कर रहे हैं या इस पे हम डेलीगेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इस तरह हम बटन में भी इवेंट लगा सकते हैं। कीबोर्ड के इवेंट हमारे पास आ जाते हैं, माउस के इवेंट आ जाते हैं। कीबोर्ड के इवेंट में क्या होगा कि हम किसी बटन पर प्रेस कर रहे हैं तो ये कीबोर्ड का इवेंट हो गया। हम बैक स्पेस लगा रहे हैं या स्पेस दे रहे हैं तो ये भी कीबोर्ड का इवेंट हो गया। माउस के इवेंट में क्या हो गया, माउस में हम किसी पे टच कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं या फिर हावर कर रहे हैं, ये भी हमारे माउस के इवेंट में आ गया। इस तरह हमारे पास कीज़ इवेंट भी आ जाते हैं जिसमें हम की को अप करते हैं, डाउन करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट करते हैं, राइट करते हैं, ये हमारे की इवेंट में आ जाता है। तो ये इवेंट वाला टॉपिक ही रिवाइज़ करवा रहा है। तो यहाँ पे ये कीबोर्ड के इवेंट लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं हमारे पास। कीबोर्ड के इवेंट हमारे पास कितनी तरह के होते हैं या इनके कुछ कहते हैं कि टाइप्स लिखे हैं, तो हमारे पास आ जाता है की डाउन हो गया, की अप हो गया। यानी आपके सामने कीबोर्ड लिखा हुआ होगा, रखा हुआ होगा, ठीक है, उस कीबोर्ड को देखते जाएं आप। जो भी आपको लगे कि आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो सारे उसके इवेंट हो गए। उसकी जो कीज़ हैं वो इवेंट हो गए, उसके बटन्स हैं वो इवेंट हो गए, उस पे जो हमारे पास बिल्ट इन माउस लगा हुआ है वो हमारे पास इवेंट हो गया। ठीक है, जैसे की डाउन है, की अप है, प्रीव्यू वर्जन है, की इवेंट आर्ग्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डेड चार प्रोजेस्ट की, सिस्टम की है, अप डाउन, टोगल की, स्टेट्स, रिपीट है या बैक स्पेस हम कुछ दबाते हैं, वो हमारे पास ये कीबोर्ड के इवेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास माउस इवेंट आर्गूमेंट्स हैं वो 5 हैं उसके, जो हमारे पास है कि माउस बटन स्टेट, माउस के बटन की स्टेट क्या है, यानी हमने उसको प्रेस किया है या रिलीज़ किया है। लेफ़्ट बटन प्रेस किया है, राइट प्रेस किया है, मिडल बटन, एक्स बटन 1, एक्स बटन 2। ये जब मैं स्टडी कर रहा था CS411 तब ये आया था माउस वाला। ठीक है,
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इवेंट्स हमारे पास। ये सारी थ्योरी आपने देख लेनी है। ये सारे इवेंट्स ही लिखे हुए हैं कि हमारे पास इवेंट्स कितने हैं। ये ड्रैग ड्रॉप कॉपी पेस्ट ये सब हमारे पास इवेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स आपने यहाँ से देख लेने हैं, ये सारे इवेंट्स ही हैं। यहाँ पे हमारे लेक्चर नंबर 22 जो होता है वो एंड होता है, यानी मिड की प्रिपरेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। ये वाला आपने ज़रूर देखना है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज़ भी इसी थ्योरी से बनते हैं और शार्ट क्वेश्चन जो मोस्टली होते हैं वो भी यहाँ से ही बनते हैं कि हमारे इवेंट्स किस तरह के होते हैं, कीबोर्ड के इवेंट क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 इवेंट्स इन माउस अप डाउन, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज़ में बन सकता है। माउस के इवेंट हैं, फिर उन इवेंट्स की भी टाइप है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माउस अप डाउन के हमारे पास 12 इवेंट हैं, सही है। तो ये चेंज बटन है, बटन पे भी इवेंट्स लगा सकते हैं हम। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितने तरह के इवेंट्स होते हैं ये भी आपने देख लेने हैं। ये एक्शन इवेंट हमारे पास क्या होते हैं, यानी कंटिन्यू, ड्रॉप, कैंसल। ये कॉपी वाला भी हमारे पास एक्शन इवेंट होता है, ठीक है। ये सब आपने देख लेने हैं।